हेलो गाइस, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पीछे आपको दिख रहा होगा हम MPSFS 2020 के मेंस के लिए डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट्री। और फॉरेस्ट्री में फर्स्ट यूनिट का पार्ट हम ले रहे हैं सिल्वीकल्चर, वनवर्धन। सिल्वीकल्चर हम लेंगे, स्टार्ट करते हैं सीधे। हाँ, कुछ लोगों का ये कंसर्न हो सकता है सर आप कॉल पिक नहीं कर पाते। अगर कॉल पिक नहीं हो पाता है, दूसरा नंबर आपको PPT में मिल जाएगा, उस पर कॉल कर लें या मैसेज आप ड्रॉप कर दें तो आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं सभी का जवाब दिया जाए जितना हो सके। सभी का नहीं हो पाता है तो कर सकते हैं सेकंड नंबर पर आप बात। ठीक है, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मेजर पार्ट है। सिल्वीकल्चर में हम फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री दोनों को शामिल करके चलेंगे, तो ध्यान से आप लोग पढ़ना। और ये जो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे, इन लेक्चर्स में ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखा है कि जिन लोगों ने कभी फॉरेस्ट नहीं भी पढ़ा है उन लोगों को भी फॉरेस्ट समझ में आएगा, जिनको F भी नहीं पता है। तो जुड़े रहें आप लोग। देखते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है? सिल्वीकल्चर पहले तो लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है, बना किससे है? ये बना है सिल्वी और लॉजी से। सिल्वी से बना है, लैटिन सिल्वी। सिल्वी मतलब होता है फॉरेस्ट और ट्री, और इसके साथ में अगर लॉजी भी जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है स्टडी ऑफ फॉरेस्ट और ट्री। लेकिन वो यहाँ क्या होगा? वो स्टडी। अब फॉरेस्ट और ट्री की स्टडी तो बहुत कुछ है नहीं, तो यहाँ इंग्लिश में आके इसके लिए टर्म यूज़ कर लिया जाता है सिल्विक्स, जिसका मीनिंग होता है किसी भी ट्री या फॉरेस्ट की हिस्ट्री, थ्योरीज वगैरह सभी की स्टडी करना। किस तरह से लगाया जाना चाहिए, क्या उसका पास्ट रहा है, क्या उसका फ्यूचर हो सकता है, सारी कहानियाँ इसमें शामिल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सिल्वीकल्चर, और कल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना या खेती करना। तो यहाँ इसे साइंस के तौर पर भी बोला जाता है, आर्ट के तौर पर भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरीका होता है जिससे हम खेती करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है फॉरेस्ट की स्थापना, उसका विकास करना, उसकी देखभाल करना, उसके पुनर्जनन की बात करना, स्थापना, फॉरेस्ट को लगाना। और जो सिल्वीकल्चर है उसमें जो प्रोसेस होती हैं ये खास तौर से प्रोसेस से मिलकर बना होता है। कहीं भी सिल्वीकल्चर टर्म है तो आप समझ जाएंगे ये करने की बात कर रहा है, ना कि थ्योरीज की बात कर रहा है, ज़मीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट की स्थापना की जाएगी, उसकी देखभाल, विकास की बात की जाएगी, किस तरह से वो विकसित हो रहा है इसको ध्यान में रखा जाएगा, देखभाल की जाएगी। देखभाल में क्या होगा? वहाँ पर क्रीपर्स वगैरह, जो बेल वगैरह आ जाती हैं वो तो नहीं है, खरपतवार आ जाती है वो तो नहीं है। दूसरा, थिनिंग वगैरह की जो प्रोसेस होती है, कटाई छटाई की जो प्रोसेस होती है, कंपटीशन का ध्यान रखने की जो प्रोसेस होती है, सभी चीज़ों का ध्यान रखने की जो प्रोसेस होती है वो किस में शामिल हो जाती है? सिल्वीकल्चर में। या हम यूँ कहें, बीज डालने से लेकर पेड़ काटने तक की जो सभी प्रक्रियाएं हैं, जिसमें फॉरेस्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है साइंटिफिक तरीके से, वो सभी चीज़ें सिल्वीकल्चर में शामिल हो जाती हैं, जो आगे करके एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे सिल्वीकल्चर के उद्देश्य क्या होते हैं। क्या हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट हो रहे थे वो सफिशिएंट नहीं थे? तो हाँ, वो फॉरेस्ट सफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि उनसे हम प्रोडक्शन नहीं ले सकते। कभी भी अगर साइंटिफिक फॉरेस्ट की बात की जा रही है, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में शामिल हो जाएगा। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि हमें वहाँ से प्रोडक्शन लेना है। अगर हमें प्रोडक्शन लेना है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो कैसा होगा? आर्थिक। हमें पैसा चाहिए। हम ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जगह पर अच्छी से अच्छे टिम्बर का प्रोडक्शन हो, जल्दी प्रोडक्शन हो, कम ध्यान रखना पड़े। ये सारी चीज़ें हमें किसके माध्यम से पता चलेंगी? सिल्वीकल्चर के माध्यम से पता चलेंगी। तो उद्देश्य क्या है? और तमाम उद्देश्य भी होते हैं, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ रहेंगे इसके। अब देखें उद्देश्य क्या है। पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ हायर वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। किसी निश्चित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम कैसे करें? टिम्बर का, लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित कैसा करें? पेड़ों की संख्या नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे आप। पेड़ों की संख्या से मतलब नहीं, यहाँ मतलब हमें वॉल्यूम से हम टिम्बर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे करें, संख्या कितनी भी हो वो भी डिसाइड होगी इससे। प्रोडक्शन ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का टिम्बर हमें मिले,
जो भी हम उत्पादित कर रहे हैं, फॉरेस्ट जिसके भी हम लगा रहे हैं, साल, सागौन जो भी हम लगा रहे हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए, क्योंकि वही बेचा जाएगा, वही आगे उत्पाद बनाने के, अन्य जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं वो बनाने के काम आएगा। फिर देखें प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज का प्रोडक्शन करें अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट लगा रहे हैं, खासतौर से फॉरेस्ट और प्लांटेशन, वो प्लांटेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट अगर हम लगा रहे हैं तो उसका उद्देश्य आर्थिक होगा। आर्थिक का मतलब क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले, और रेवेन्यू मिलेगा अच्छी जो टिम्बर होगी उससे, जो वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी, जिसकी क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी, रिलायबल होगी, लंबे समय तक टिकाऊ लकड़ी होगी, वैसी हम प्रोडक्शन करेंगे। फिर रिफॉरेस्टेशन, और एक और टर्म मिला है यहाँ पे एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होगा, कहीं पर भी फॉरेस्ट लगे हुए हैं, हम कहीं पर भी फॉरेस्ट लगा रहे हैं, या तो हमने वहाँ से फॉरेस्ट जो हमारा प्लान है, वर्किंग प्लान है, मान लो हमने वर्किंग प्लान बनाया 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद हमने सोचा हम हर 2 साल में यहाँ से प्रोडक्शन लेंगे, तो 2 साल में जो फेलिंग सीरीज़ है, 2 साल के बाद जो फेलिंग सीरीज़ आप चलाओगे, 10 के बाद 10 पर चलाओगे या 12 पर चलाओगे, जितने पेड़ आप हटाओगे, जो पेड़ आप हटाओगे उनकी जगह पर नए फॉरेस्ट आपको लगाना है, नए फॉरेस्ट लगाना है, तो उस फॉरेस्टेशन को क्या कहा जाएगा, रीफॉरेस्टेशन। या आपने बहुत सारे ट्रीज एक जगह पर लगाए और फिर आपको ज़रूरत पड़ी थिनिंग की। थिनिंग प्रोसेस होती है टिम्बर का मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए। जब हम प्रोसेस अपनाते हैं थिनिंग, आसपास के पेड़ों को हटा के जो डायमीटर की ग्रोथ को रोकते हैं, पेड़ की जो तना है उसको, उसकी जो वृद्धि है उसे रोकते हैं, उसके लिए थिनिंग की प्रोसेस की जाती है। ये थिनिंग की प्रोसेस होगी। एक जगह पर बहुत सारे ट्रीज अगर लगे हुए हैं इस तरह से, तो कुछ पेड़ों को डिस्टेंस के हिसाब से या किसी भी साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके हम हटा रहे हैं। तो कुछ पेड़ों को हटाएंगे हम तो वहाँ पर रीजनरेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कुछ को गलती से हट जाएंगे, या कुछ कंपटीशन कम कर पा रहे हैं इस वजह से अपन को हटाना पड़ेगा, तो वहाँ अपन वापस प्लांटेशन करेंगे, तो वो होगा रिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन टर्म है। एफॉरेस्टेशन का मतलब है जनरली ऐसे प्लेस पर कभी भी फॉरेस्ट नहीं रहे हों या लंबे समय से फॉरेस्ट नहीं रहे हों, वहाँ पर जब हम प्लांटेशन करने जाते हैं उसे कहा जाएगा एफॉरेस्टेशन, या फॉरेस्ट हम लगाने जा रहे हैं उसे कहा जाएगा एफॉरेस्टेशन। ये पुनर्जनन होगा और ये वन लगाना सीधा बोला जाएगा। रिडक्शन ऑफ रोटेशन, पहले रोटेशन को समझेंगे। रोटेशन क्या होगा, किसी भी स्पीसीज का, किसी भी स्पीसीज को बोने से लेकर काटने तक या उसके क्लाइमेक्स तक, वो मैक्सिमम ग्रोथ तक जब पहुंच रही है, तो जो ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा, उसे उस स्पीसीज का कहा जाएगा रोटेशन पीरियड। तो वो रोटेशन पीरियड बहुत ज़्यादा ना हो। आप साल लगाए, पता चला प्रोडक्शन मिल रहा है 30 साल में, तो क्यों इतना ज़्यादा टाइम या इतना सारा लैंड को वेस्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो कोशिश की जाएगी कम समय में प्रोडक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो रिडक्शन ऑफ रोटेशन, जो समय है उसे कम करके जल्दी से जल्दी उत्पादन हम लेने की कोशिश करेंगे। तो ये थे इसके उद्देश्य। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक बड़ा अच्छा यूज़ है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक, अगर आपके पास सिल्वीकल्चर की बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, बहुत अच्छे तरीके आपके पास हैं, प्रैक्टिस आपकी है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसी जगह की स्पीसीज, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस बेहतर करके, कोशिश करके बाहर की जो स्पीसीज़ हैं उनको भी यहाँ लाके लगाया जा सकता है, उनका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में साउथ इंडिया से लाकर कोई भी स्पीसीज़ का लगाना, जैसे किया भी जाता है। जो जीव वगैरह हैं बाहर से लाकर ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कॉन्टिनेंट से लेकर आके इंडिया में रखे जाते हैं, कोशिश की जाती है उन्हें उनका नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो सिल्वीकल्चर अगर हम बहुत अच्छे से समझते हैं तो कुछ एक्सोटिक स्पीसीज़ को हम लाकर वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, वहाँ पर लगाया जा सकता है। अब हम चलेंगे इसमें आगे। ये सिल्वीकल्चर का बेसिक था। फिर उसके बाद सिल्विक्स और सिल्वीकल्चर में डिफरेंस। अब सिल्विक्स क्या है? सिल्विक्स होता है पूरी कहानी जो हमने डिस्कस किया पीछे, लैटिन वर्ड सिल्वी से बना है। सिल्विक्स पूरी पुरानी कहानी, उसका इतिहास निकालकर ये कहानी रही, इस तरह से जनरेट किया जा सकता है, इसको अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। पूरी थ्योरीज मिला के काटने के बाद इतने समय के बाद ये स्पीसीज इस तरह की हो जाएगी, इससे इतना टिम्बर वगैरह तमाम चीज़ें वो किस में शामिल हो जाएंगी? सिल्विक्स में शामिल हो जाएंगी। लेकिन जो प्रोडक्शन है
प्रैक्टिस है पैदा करना, वो किस में शामिल होगा, वो कल्चर में शामिल होगा, इसमें शामिल होगा। और इस कल्चर में उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली में जो कहानी है उसकी, वो सभी शामिल होगी। अब क्या बोला जा रहा है, सिल्वीकल्चर क्या है, वनों की स्थापना, लगाने से स्टार्ट होगा, विकास, देखभाल, पुनरुत्पादन, पूरा रीजनरेशन सभी किस में शामिल हो जाएगा, सिल्वीकल्चर में। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ स्टडी उसकी शामिल होगी, इतिहास, साधारण लक्षण वगैरह ये सिल्विक्स में शामिल होगा। यहाँ पर क्या होंगे, सिद्धांत के साथ में क्या होंगे, उसके कार्य जो प्रैक्टिस है वो भी शामिल होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, वन संवर्धन के सिर्फ क्या होंगे, सिद्धांत होंगे, थ्योरीज होंगे। इस तरह से किया जा सकता है, जैसे रोटी बनाने को कागज पर लिखना और रोटी बनाने को किचन में करना, दोनों में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस यहाँ पर सिल्वीकल्चर और सिल्विक्स में है। ये बहुत व्यापक शब्द है, इसमें सभी कुछ शामिल हो जाता है, सारी ऑपरेशन शामिल हो जाती हैं। और इसमें शामिल क्या होगा, सिर्फ थ्योरीज शामिल होंगी, कागज शामिल होगा, नियम वगैरह शामिल होंगे। यहाँ पर देखें, विभिन्न प्रणाली और नए पौधे की देखभाल इसके माध्यम से की जाती है। जबकि एक बात हम समझें, जो प्राकृतिक पुनरुत्पादन है वो भी अपने आप, नेचुरल जो रीजनरेशन है वो अपने आप होता रहता है। जैसे हम देखें, कहीं पर फॉरेस्ट है, आपके गांव में वन थे, जंगल थे, या आपके घर के पास में कोई भी प्लॉट था, आपने बरसात के जाने के बाद वहां से सारे पेड़ काट दिए, ठीक है। फिर बरसात का सीजन आया, आपने देखा वो साफ था पूरा, आप खेलते थे। फिर वहाँ बरसात का पानी इकट्ठा हुआ, कीचड़ होने लगी, आपने खेलने जाना बंद कर दिया। कुछ समय के बाद देखा वहाँ पर फॉरेस्ट हो गए, वो क्या हुआ, अपने आप वहाँ पर फॉरेस्ट आ गए। और एग्जाम्पल देखना है, आपके गांव के पास में जंगल था, आपके शहर के पास में जंगल था, पता चला वहाँ पर फायर हो गया, आग लग गई, और देखा आपने 1-2 साल के बाद वहाँ पर फिर से प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। वो किसने किया, किसी की भी हेल्प उसमें नहीं लगी। या आंधी आई, किसी जगह के बहुत सारे पेड़ टूट गए, फिर अपने आप वहाँ पर प्रोडक्शन हो गया। तो ये क्या है, नेचुरल रीजनरेशन है। नेचर भी रीजनरेशन करती है, लेकिन हमें किसके माध्यम से सीखना है, साइंटिफिकली हम करेंगे तो वो इस प्रणाली, विभिन्न प्रणाली और नए पौधों की देखभाल भी इसमें की जाती है नेचर के साथ में। सिल्विक्स का ये सिल्विक्स का अप्लाइड फॉर्म है, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, जो थ्योरीज पढ़ेंगे कि इस तरह से हमें ग्राफ्टिंग की जानी चाहिए, इस तरह से राइजोम से हमें प्लांट्स लिए जाने चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए, इस मौसम में बीज कलेक्शन होना चाहिए, तमाम जो चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस में कहाँ लेकर आएंगे, हम सिल्वीकल्चर में लेके आएंगे। जबकि यहाँ तो सिर्फ क्या होगा, ये सिल्वीकल्चर का ओनली थ्योरी पार्ट रहेगा। वन और वृक्ष को अध्ययन की जैविक इकाइयों के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। उम्मीद है आपको सिल्वीकल्चर और सिल्विक्स में अंतर एकदम स्पष्ट होगा। अब आगे चलेंगे, हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट्स जो हमारे आसपास हमें दिखते हैं उनको हम कैसे समझें। अभी तो आपको पौधे, हो सकता है पौधे और पेड़ में भी अंतर ना पता हो, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे उनको स्टेजेस या उनकी जो ग्रोथ है उसके हिसाब से हम उन्हें बांट कर देखते हैं कि वो अपने क्लाइमेक्स पर भी वो कैसे दिखते हैं। जैसे तुलसी वगैरह हैं, तुलसी, ग्वारपाठा वगैरह, ये जो तमाम पौधे हैं ये हाइट बहुत कम रहती है, लगभग इतनी हाइट, कितना भी टाइम हो जाए इनकी हाइट नहीं बढ़ती, थोड़ी बहुत इस तरह से ये चलते रहते हैं। तो 1 मीटर हाइट तक के जो भी प्लांट्स होंगे, 1 मीटर हाइट तक के जो भी प्लांट्स होंगे उन्हें हम शामिल करते हैं हर्ब्स में, वनस्पति में शामिल करके चलते हैं। इन्हें बोला जाता है वनस्पति या हर्ब। इनकी पहचान क्या होगी, 1 मीटर हाइट के साथ में इनका जो मेन स्टेम होगा, ये इसे बोला जाता है तना। मेन जो स्टेम होगा वो ग्रीनिश रहता है और बहुत पतला रहता है, हरा रहता है और पतला रहता है। हरे का मतलब क्या है, आप उसे तोड़ोगे तो वो बहुत जल्दी नहीं टूटेगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट अधिक मात्रा में रहता है। इन्हें हम बोलेंगे हर्ब्स या वनस्पति। फिर हम देखें श्रब किसे कहा जाएगा, झाड़ी किसे कहा जाएगा, झाड़ियाँ हो जाएंगी। ये इनका जो स्टेम होगा उसमें वुड तो रहेगा, लकड़ी तो रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा ब्रांची रहेगा, उसमें बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। अब जितने भी पेड़ आपने आसपास देखे हैं आप समझ सकते हैं कि किसको झाड़ कहा जाएगा, किसे नहीं कहा जाएगा। और पहचान में क्या देखें, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर तो होगी, स्टेम जो होगा इससे ज़्यादा इसमें लकड़ी रहेगी, लेकिन हाइट क्या होगी, 6 मीटर से कम, 6 मीटर से कम। और इनकी खास बात ये होती है, इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वापस ज़मीन की तरफ ये जाती हैं। वापस ज़मीन की तरफ जाने की वजह से जब हम इसमें मेंसुरेशन की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें जाके मेज़रमेंट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो दूर से ही इसका मेज़रमेंट
किया जाता है, अंदाजे से इसका एस्टिमेशन से ज़्यादातर इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो श्रब्स क्या होंगे, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज होंगी, हाइट 6 मीटर से कम होगी और झुका हुआ रहता है जनरली ज़मीन की तरफ। अब देखेंगे आगे इसमें, फिर इसके बाद हम देखेंगे तो पेड़ 6 मीटर से ज़्यादा अगर हाइट हो जाती है, 6 मीटर से ज़्यादा हाइट हो, साथ में जो स्टेम हो, जो मुख्य तना हो, ये जो स्टेम है इसमें अच्छा खासा टिम्बर हो, लकड़ी हो अच्छी खासी, और क्राउन अच्छा खासा, इसे बोला जाता है क्राउन। ये ऊपर से देखने पर ये क्राउन की विड्थ दिखेगी, इतना चौड़ा ये रहेगा, तो ये कहलाएगा क्राउन। क्राउन के बारे में बहुत ज़्यादा अपन को इससे मतलब नहीं रहेगा जब हम पेड़ की बात करेंगे। पेड़ के लिए खास बात क्या होगी, इसका जो स्टेम होगा, ऊंचाई होगी वो 6 मीटर से ज़्यादा, जो स्टेम होगा उसमें अच्छा खासा वुड हमें दिखेगा। क्या है, सिंगल वेल डिफाइंड स्टेम, एक स्टेम अच्छा खासा, तना अच्छा खासा दिखेगा। दूसरा, क्राउन ज़्यादा या कम किसी भी तरह का हो सकता है। अभी हमने प्लांट ये लिया है तो अपन को क्राउन कैसा दिख रहा है, कॉनिकल शेप में दिख रहा है, ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है। अगर हम दूसरे प्लांट्स, बरगद वगैरह की बात करें, उनका क्राउन फैला हुआ सा हमें दिखता है, तो क्राउन कैसा भी चल सकता है। हाइट 6 मीटर से ज़्यादा होती है, व्यास अधिक या और आयु अधिक होती है, इनकी जो एज होती है वो ज़्यादा होती है, और जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा। एज अगर बढ़ती जाती है, पहले अगर एक बात ध्यान रखना आप, जब भी प्लांट होगा, वृद्धि उसकी स्टार्ट होती है, ग्रोथ उसकी स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है वो हाइट में बहुत ज़्यादा होती है। एक टाइम तक हाइट बढ़ने के बाद जो डायमीटर है वो बढ़ता है, क्राउन उसका फैलता है। इसलिए हम ध्यान रखेंगे किसी भी ट्री की हाइट बढ़ने के साथ या एज बढ़ने के साथ में उसका जो क्राउन होगा वो इस शेप में रहता है, वो कॉनिकल शेप में रहता है, शंकु आकार में रहता है। लेकिन एक टाइम के बाद वो जो शंकु आकार है वो लगातार फैलता जाता है। जैसे आप देखते हो बच्चों की हाइट बढ़ती जाती है, वो दुबले पतले होते हैं, लेकिन शादी के बाद या शादी की एज तक 20, 22, 25 तक हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, और जब वो खाना पीना शुरू करते हैं तो फैलना स्टार्ट होता है। लगभग वही कहानी ट्रीज़ में रहती है। तो जो इनिशियल एज रहेगी ट्री की, वहाँ पर जो क्राउन होगा वो कैसा होगा, कॉनिकल शेप में होगा। एज बढ़ती जाएगी, क्राउन फैलता जाएगा, स्टेम का जो डायमीटर है, तने का जो व्यास है वो बढ़ता जाएगा आयु के साथ में। ये चीज़ें और अपन आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब ट्रीज़ के बाद और क्या हमें देखने को मिलता है, और देखने को मिलती है हमें बेल, क्लिम्बर्स हमें देखने को मिलते हैं। बेल कैसे होते हैं, कुछ होते हैं जो घुमावदार, घुमाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ दौड़ते हैं ज़मीन पर। आपने देखा होगा गांव में जब हम खेती करते हैं, खेती में, गन्ने के खेत में, गेहूं वगैरह के खेत में, बरसात के समय पर अधिकांशतः हम कुछ भी नहीं डालें तब भी हमें बेल वगैरह दिखाई देती हैं। या ट्रीज़ जहां पर घने वन लगे हुए हैं वहां जाकर हम देखें उन पर बेल चढ़ी हुई हमें दिखाई देती हैं। तो ट्विनर्स और क्रीपर्स होते हैं। जो क्रीपर्स होते हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, मतलब रेंगने वाले इनको कहा जाता है। ट्विनर्स पेड़ को लपेट कर आगे बढ़ते हैं, और ये दोनों वहाँ पर जो वेजिटेशन हो रहा है, वनस्पति है, दोनों के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। हम साज सज्जा के लिए लगाएं वो अलग बात है, नहीं आप सोचो सर मनी प्लांट तो बेल हम लगाते हैं बड़ी अच्छी होती है, तो वो आपके घर के लिए ना कि फॉरेस्ट के लिए। तो ये जो ट्विनर्स होते हैं पेड़ के आसपास होंगे, पेड़ के आसपास होंगे तो ये क्या करेंगे, उसको जकड़ लेंगे। तो जो उसका डायमीटर का ग्रोथ होगा, व्यास का जो वृद्धि होगी, उसे रोकेंगे। तो इनको हटा दिया जाना चाहिए अगर हम फॉरेस्ट लगा रहे हैं। किसमें, सिल्वीकल्चर में हम पढ़ चुके हैं, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ना हो। तो ट्विनर्स को हटा दिया जाता है जो ट्री के स्टेम को बांधे रहते हैं, इस तरह से ये ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो इनको हटा दिया जाएगा। क्रीपर्स जो जमीन पर इस तरह से बढ़ते जाते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और इनके लिए कहा जाता है कि इनको काटकर जला देना चाहिए, हो सके तो पूरी तरह से इन्हें नष्ट कर देना चाहिए, और जड़ से उखाड़ा जाना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके, अगर हमें वहाँ का वेजिटेशन अच्छा रखना है। क्योंकि ये वहाँ का जो न्यूट्रिशन है, वहाँ जो पोषक तत्व हैं उनको अधिक मात्रा में लेते हैं अपनी जो मेन फसल होती है उसकी तुलना में, तो इनको हटाया जाना चाहिए फॉरेस्ट में। आगे बढ़ेंगे हम।
अब हम देखेंगे ट्री की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसकी लाइफ चलती कैसे है। जैसे हमारा जीवन में 4 स्टेज लेके चलते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये लेके चलते हैं। तो वैसे ही ट्री की भी लाइफ होती है। वो किस तरह से चलेगी वो देखें हम बीज से। अभी हम सीड से देख रहे हैं, बीज से हम देख रहे हैं। बीज हम डालेंगे तो बीज क्या होंगे, अंकुरित होंगे। बीज अंकुरित होने के बाद वो छोटे छोटे पौधे बनेंगे। तो छोटे छोटे पौधे में जब बीज के बाद सीड्स के बाद अगली जो स्टेज आती है उसे कहा जाता है सीडलिंग। वो होगी सीडलिंग, ध्यान रखेंगे। और इसकी जो हाइट होती है वो होती है सीडलिंग में 1 मीटर तक। और ये पूछा गया है क्वेश्चन, सीडलिंग में हाइट कितना रहेगा। तो स्टैंडर्ड हाइट 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के आसपास सीडलिंग्स की हाइट होती है। ये बढ़कर 100 मीटर के आसपास पहुंच जाएं, ये सीडलिंग्स होंगे। 1 मीटर के आसपास पहुंच जाएं। सीडलिंग के बाद अगला स्टेज आता है सैपलिंग। अगला स्टेज होगा सैपलिंग। सैपलिंग क्या होगा, इसकी भी हाइट लगभग 1 मीटर के आसपास रहती है। लेकिन सैपलिंग में जो स्टेम होता है, जो तना होता है, यहाँ जो तना होगा हरा और पतला होगा, लेकिन सैपलिंग में जो तना होगा वो अच्छी मोटाई का हो जाता है। सैपलिंग वो स्टेज होती है जब पौधा बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे घर में बच्चे रहते हैं, एक टाइम के बाद भले उनका ग्रोथ वगैरह नहीं है, लेकिन मेंटली ग्रोथ या वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको बाहर जाने दिया जाता है। तो ये जो नर्सरी में पौधे तैयार किए जा रहे हैं, ये नर्सरी में दिख रहे हैं, ये पौधे नर्सरी में रखे हैं। और इनको तैयार करने के लिए ऐसा किया जाता है कि कभी कभी रेगुलर जो पानी हम दे रहे हैं, जो ध्यान रख रहे हैं, हम रखना बंद कर देते हैं और कम कर देते हैं। जिससे होता ये है कि ये बाहर रहना या बिना पानी या अभाव में रहना सीख जाते हैं। धूप में भी हम इन्हें रखना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सीडलिंग के बाद सैपलिंग में ध्यान रखना कम करते हैं। प्लांटेशन के लिए ये पौधे तैयार हो जाते हैं, ये इनका प्लांटेशन किया जाता है। जो पौधारोपण किया जाता है वो प्लांटेशन इन्हीं का किया जाता है, सैपलिंग का। सैपलिंग के बाद अगला स्टेज होगा, हम उन पौधों को लगा के आ गए और हमने देखा 1 आध साल के बाद वो पौधे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले स्लाइड में बताया था जो ग्रोथ होता है हाइट की बहुत तेजी से होती है वृद्धि। तो हाइट की तेजी से वृद्धि होगी और जो शेप है, देखो क्राउन का शेप दिख रहा है, कॉनिकल, बिल्कुल सीधा इस तरह से। तो जो वृद्धि होगी वो तेजी से होगी। तो 1 आध साल में उनकी हाइट, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में जो हाइट होगी उनकी, वो स्पीसीज पर डिपेंड करती है। वो लगभग 6 मीटर के आसपास पहुंच जाती है। बच्चों की हाइट जैसे बढ़ती है, जब 6 मीटर के आसपास हाइट पहुंच जाती है तो उस स्टेज को बोला जाता है पोल। उस स्टेज को कहा जाएगा पोल। और पोल्स के बाद वो पहुंचेगा ट्री में, जिनका अच्छा खासा स्टेम होगा, अच्छा खासा स्पष्ट तना होगा, जिसमें टिम्बर, लकड़ी होगी काफ़ी सारी, टिम्बर तो नहीं बोलेंगे, लकड़ी होगी काफ़ी सारी, स्पष्ट क्राउन होगा, ब्रांचेस वगैरह बहुत स्पष्ट होंगी, उन्हें कहा जाएगा ट्री। जिसकी हाइट 6 मीटर से ज़्यादा होगी, डायामीटर भी अच्छा खासा दिखेगा। तो ये हैं स्टेजेस। सबसे पहले होगा सीड, सीड के बाद होगा सीडलिंग, देन होगा सैपलिंग, सैपलिंग के बाद पोल और पोल के बाद ट्री। ये स्टेजेस रहेंगी ट्री के ग्रोथ की। चलेंगे आगे। अब देखेंगे हम कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको समझते हैं। वर्जिन फॉरेस्ट, वर्जिन फॉरेस्ट क्या होगा, ऐसे फॉरेस्ट जहां पर ह्यूमन बींग्स का आना जाना नहीं रहा है, या ऐसे वन जो मनुष्यों के हस्तक्षेप से बाहर रहे हों, उनने वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथ नहीं मारा है, उनको यूज़ नहीं किया है, नहीं गए हैं वहाँ पर, ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है वर्जिन फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं, जनरली ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये नेचर में अपने आप बनते रहते हैं, नेचर इनको मैनेज करता है। इसके डिस्कशन भी हम पहले कर चुके हैं कि प्रकृति में ये क्षमता है कि वो फॉरेस्ट को लगाए, रीजनरेशन करे, सब कुछ वो ध्यान रख सकती है। तो वर्जिन फॉरेस्ट जहाँ पर ह्यूमन बींग्स नहीं गए, हमारी पहुँच से बाहर है। रोटेशन क्या होता है, किसी भी क्रॉप का, स्पीसीज का रोटेशन होगा, उसके बीज डाले जाने से उसकी मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंचने में जो समय लगेगा, या उसके काटे जाने या उससे उत्पादन लिए जाने तक का जो समय होगा, वो कहलाएगा उसका रोटेशन पीरियड।
यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, द प्लान्ड नंबर ऑफ ईयर्स, जो प्लान किया गया है सिल्वीकल्चर में, नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन रीजनरेशन अ क्रॉप एंड इट्स फाइनल फेलिंग, उसे अंतिम रूप से काटे जाने पर और रीजनरेशन के बीच का जो समय होगा वो उसका रोटेशन कहलाता है। एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती हैं? एक्सोटिक बिल्कुल फर्स्ट उसमें हमने बात की थी, उद्देश्यों में बात की थी। एक्सोटिक का मतलब होगा कोई भी बाहरी स्पीसीज जो उस स्थान की लोकल नहीं है, जो स्पीसीज सामान्य रूप से वहाँ पर नहीं पाई जा रही है उन्हें कहा जाएगा एक्सोटिक या बाहरी स्पीसीज। अब रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या होगा? टू रिन्यू अ फॉरेस्ट क्रॉप बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल। रीजनरेशन किसी स्थान पर किसी भी वजह से हमें वनों को काटना पड़ा था, फॉरेस्ट को हटाना पड़ा था, तमाम कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। हटाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर प्लांटेशन करना पड़ेगा, किसी बीमारी वजह से वगैरह से बेकार हो गए, जैसे साल बोरर जो कीड़ा है वो छेद कर दे साल के पेड़ में और वो टिम्बर ज़्यादा यूजेबल ना हो, क्योंकि वन हम क्यों उत्पादित कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल उद्देश्य हमारे, हमें पैसा चाहिए, तो जो छेद की हुई लकड़ी है उससे पैसा तो मिलेगा नहीं, तो बेहतर तरीका क्या है, हम उसे हटा के नए फॉरेस्ट लगाएं। तो उनको हटा के नए फॉरेस्ट लगाना क्या कहलाएगा, रीजनरेशन कहलाएगा। एफॉरेस्टेशन कब बोलते, जब वहां पर पहले से फॉरेस्ट नहीं रहे होते, तो हम वापस से फॉरेस्ट वहां पर लगाएंगे। अब फॉरेस्ट कैसे लगाओगे, या तो आप नेचुरल, या तो वहां पर फॉरेस्ट कैसे हो जाए, नेचुरल हो जाए, जैसे आग कहीं पर लगी है और उसमें अपने आप फॉरेस्ट हो जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले आग लगी थी फॉरेस्ट में, और उस आग लगने के बाद वहां पर जब बरसात होगी तो अपने आप वहां पर फॉरेस्ट लग जाएंगे, तो वो रीजनरेशन कैसा कहलाएगा, वो रीजनरेशन होगा नेचुरल। लेकिन जब हमने साल को काटा तो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी कि हम वहां पर वापस साल लगाएं, तो वो कैसा हो जाएगा, आर्टिफिशियल मीन्स हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री के टाइप में हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे एज के आधारित। अब यहाँ पर एज को समझना, आप लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एज का मतलब उम्र से लेके नहीं चलना है, यहाँ एज का मतलब होगा हाइट से। हाइट से कैसा मतलब होगा, ये जो किसी भी फॉरेस्ट में अगर प्लांट्स की हाइट हम देखें तो वो कुछ भी हो सकती है। अब हम अगर फॉरेस्ट नहीं लगाते हैं, नेचर में अगर फॉरेस्ट होते हैं, कहीं जंगल में हम घुस जाएं तो वहाँ पर हमें वनस्पति भी दिखेगी, झाड़ियाँ भी, श्रब्स भी दिखेंगे, पोल्स भी दिखेंगे, ट्री भी दिखेंगे, सब दिखेंगे, सब कुछ दिखेंगे। मतलब वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हम बोले कि यार इतनी हाइट है, इतनी हाइट है, वैसा हम नहीं बोल सकते। जब हम ऐसा नहीं बोल सकते तो उस कंडीशन को बोला जाता है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो कैसा है, अनइवन एज्ड फॉरेस्ट है। वहाँ पर कोई भी एज या हाइट निर्धारित नहीं है फॉरेस्ट की, उसे कहा जाएगा अनइवन एज्ड फॉरेस्ट। कि हम उसमें फेलिंग सीरीज चलाएं, वहां से प्रोडक्शन हम लें, ऐसा हम यहां पर नहीं सोच सकते। अब दूसरे फॉरेस्ट कौन से होंगे, इवन एज्ड फॉरेस्ट। इवन एज क्या होगा, ऐसे फॉरेस्ट जहां पर जो प्लांट्स, जो ट्रीज हैं, पेड़ जो लगे हैं, उनकी हाइट निश्चित है। जैसे हम ले लें इस तरह से, कुछ इस तरह से, यहां पर ये हाइट अलग है और दूसरी हाइट अलग है, तो कैसे एज्ड है, टू एज्ड है। इसको भी क्या कहा जाएगा, इवन एज्ड फॉरेस्ट में इसको शामिल किया जाएगा। जब बिल्कुल भी निर्धारित ना हो तो वो कैसे फॉरेस्ट हो जाएंगे, अनइवन एज्ड फॉरेस्ट। और इवन एज फॉरेस्ट में हाइट निर्धारित या समान प्रकार की ऊंचाई वाले वृक्ष जब हमें दिखते हैं, और वो दिखेंगे हमें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में, जब हम सिल्वीकल्चर के माध्यम से फॉरेस्ट लगा रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तब हम इवन फॉरेस्ट होंगे। और इवन फॉरेस्ट बनाने के लिए ये भी फॉरेस्ट में फेलिंग सीरीज चलाई जाती है, पेड़ों को काटा जाता है, जिससे एक निश्चित समय पर हम उससे प्रोडक्शन ले सकें। ध्यान रखेंगे तो रीजनरेशन, पेड़ का कटना या हटना, वो सिर्फ एक कारण आग लगना या पूरा पेड़ काटना, प्रोडक्शन लेना, उसकी वजह से नहीं होता। तमाम ऐसे रीजंस होंगे जिनकी वजह से हमें ट्रीज को हटाना पड़ेगा, वापस उनकी जगह नए ट्रीज लगाने पड़ेंगे। ये हो जाएंगे एज के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। फिर है मेथड ऑफ रीजनरेशन, हम उनको उगा कैसे रहे हैं, रीजनरेशन हम कैसे कर रहे हैं। रीजनरेशन आप कैसे कर सकते हो, या तो हाई फॉरेस्ट के फॉर्म में कर सकते हो और कोपिस फॉरेस्ट के फॉर्म में कर सकते हो। जब आप हाई फॉरेस्ट के फॉर्म में करोगे
पढ़ोगे, और ये आपको दोनों टर्म बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आप कोई भी बुक पढ़ोगे। हाई फॉरेस्ट अगर है, कहीं पर भी हाई फॉरेस्ट है, तो उसका जो रीजनरेशन किया गया है वो किया जाता है सीड्स के द्वारा, बीज डालकर। आप कहीं भी बीज फेंको, आपको बेहतर एग्जाम्पल बताते हैं, आप धनिया लगभग सभी घरों में कर लिया जाता है, छत पर कर लिया जाए, घर के पीछे कर लिया जाता है। तो धनिया जो उगाया जाता है वो कैसे बीज लेके फेंक दिए जाते हैं, पपीता बीज लेके फेंक दिए जाते हैं, मिर्ची बीज लेके फेंक दिया जाता है। जब वो उसके थ्रू जब हम करते हैं, वैसा जब हम करते हैं, सीड्स जब हम फेंक देते हैं, एयर सीडिंग वगैरह कैसे भी हमने बीज फेंके, तो जो फॉरेस्ट बनेगा वो कैसा फॉरेस्ट होगा, हाई फॉरेस्ट होगा। उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम सिल्वीकल्चर में, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखकर ट्री के अलग अलग पार्ट से, कलम लेकर, राइजोम से लेकर, तने से लेकर, या जो हम कलम वगैरह लेके करते हैं गुलाब वगैरह की, लगभग सभी ने किया होगा, तने का कोई पार्ट हम ले लें, ब्रांच का कोई पार्ट ले लें, या पत्ती से रीजनरेशन हो रहा है, किसी भी तरह से ट्री के पार्ट से, चाहे वो ऊपर से या नीचे से, इसे कहा जाता है, ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसे कहा जाता है सूट, और नीचे जो पार्ट होगा, ब्रांचेस जो होंगी, उन्हें कहा जाता है रूट्स। ये रूट्स होंगी, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसे कहा जाएगा सूट। तो रूट या सूट के किसी भी भाग से जब हम रीजनरेशन करते हैं तो उसे कहा जाता है कोपेस फॉरेस्ट। चाहे हम स्टेप से ग्राफ्टिंग करके करें, कैसे भी, जो हम आगे अभी जो वर्ड आ रहे हैं वो आगे समझ में आएंगे आपको क्या बोला जा रहा है। बस पेड़ के किसी भी भाग से करेंगे तो वो कैसा कहलाएगा, कोपिस फॉरेस्ट कहलाएगा, किसी भी भाग से। रीजनरेशन पूरा हमें आगे पढ़ना ही है, तो यहाँ अपन बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। ग्रोइंग स्टॉक, वहाँ पर जो पेड़ लगे हैं, ग्रोइंग स्टॉक क्या होगा, किसी भी जगह पर जितने भी प्लांट्स लगे हैं, ट्री लगे हुए हैं, उन सभी को मिलाकर उस स्टैंड का, किसी पर्टिकुलर स्थान का, फॉरेस्ट प्लेस का ग्रोइंग स्टॉक कहा जाता है। ये टॉपिक एज इट इज़ टॉपिक फॉरेस्ट रिपोर्ट में चैप्टर के फॉर्म में है। दूसरा आपके लिए यूनिट 1 में अलग से ये टॉपिक है। तो वहाँ का जो ग्रोइंग स्टॉक है वो नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल मतलब जैसा नॉर्मली किसी भी प्लांट या ट्री को होना चाहिए, जो ग्रोथ है उसकी, जो वॉल्यूम है इसका, जो हाइट है उसकी, जो डायमीटर है उसका, जो नॉर्मल कंडीशन है वैसा है तो उन्हें कहा जाएगा नॉर्मल फॉरेस्ट। लेकिन किसी भी वजह से, चाहे इंसेक्ट के अटैक से, क्लाइमेट अच्छा मिलने की वजह से, बेकार मिलने की वजह से, उसकी जो ग्रोथ है वो या तो ज़्यादा हो गई है, एक्सेस में हो गई है, कुछ भी वॉल्यूम वगैरह, कुछ भी डायमीटर वगैरह बहुत बढ़ गया है, या बहुत कम रह गया है किसी भी तरह से। जैसे कुपोषण किसको कहा जाता है मनुष्य में, किसी को मोटा हो जाना बहुत ज़्यादा या किसी का पतला हो जाना, दोनों स्थिति में कुपोषित कहलाएगा। वैसे ही एबनॉर्मल क्या होगा, एक्सिस में चीज़ें दिखें, वॉल्यूम वगैरह एक्सिस में दिखे, सभी चीज़ें हाइट वगैरह, या फिर कम दिखें, दोनों कंडीशन में कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा वो। अब आते हैं कंपोजिशन, उसके संगठन के आधार पर वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो कैसा है, वहाँ संगठन वो मिलकर किससे बना है, मिलकर बना होगा पेड़ों से। पेड़ अगर तो पेड़ों से मिलकर बना है तो प्योर किसे कहा जाएगा, मिक्स्ड किसे कहा जाएगा। मिक्स्ड से कहानी हमें पता चल रही है, मिश्रित वन मतलब उसमें तमाम प्रकार के वृक्ष होंगे, उससे मिलकर अगर कोई फॉरेस्ट या फॉरेस्ट बन रहा है तो उसे कहा जाएगा मिक्स्ड फॉरेस्ट कंपोजिशन के आधार पर। और मिक्स्ड फॉरेस्ट आप ध्यान रखना, ज़्यादातर जो मिक्स्ड फॉरेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, नेचुरल होंगे, क्योंकि प्रकृति सिलेक्शन वगैरह जो करती है वो यहाँ पर ट्रीज वगैरह में बहुत ज़्यादा नहीं दिखता, वो सभी को बराबर महत्व देती है। वहाँ पर बेल भी होंगे, वहाँ पर वनस्पति भी होंगी, पोल भी होंगे, ट्री भी होंगी, क्रीपर्स वगैरह सब कुछ होगा, सब कुछ मिक्स होगा। तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या कहा जाएगा, मिक्स्ड फॉरेस्ट कहा जाएगा, जो जनरली नेचर बनाती है। उसके बाद आते हैं प्योर फॉरेस्ट। प्योर फॉरेस्ट क्या होंगे, ऐसे फॉरेस्ट जहां पर एक ही स्पीसीज होगी,
लगभग 80% से ज़्यादा एक ही स्पीसीज़ होती है, ये ध्यान रखेंगे। 80% से ज़्यादा जब एक ही स्पीसीज़ हो जाती है उन्हें कहा जाता है प्योर फॉरेस्ट। और ये देखने को मिलता है प्लांटेशन में, या जब हम सिल्वीकल्चर के माध्यम से फॉरेस्ट लगा रहे हैं या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेने के लिए हम फॉरेस्ट लगा रहे हैं, जैसे कहीं पर बांस लगाना, बबूल लगाना या फिर साल लगाना, सागौन लगाना, जब हम इस तरह से प्लांटेशन करते हैं तो जो फॉरेस्ट होंगे उन्हें कहा जाएगा प्योर फॉरेस्ट। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। देन उसके बाद आते हैं ओनरशिप, वो किसके द्वारा लगाए गए हैं और लीगल स्टेटस उनका क्या है। इसके आधार पर हम देखें फॉरेस्ट 3 प्रकार के होते हैं, या तो वो पंचायत के वन हैं, पंचायत को वन दिए जाते हैं, या फिर कम्युनल फॉरेस्ट हैं, किसी कम्युनिटी को दें। जैसे हम छिंदवाड़ा में पातालकोट की बात करें, वहाँ कम्युनिटी को दें। 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम आया उसके तहत किसी कम्युनिटी को भी दिया जा सकता है, जंगल में रहने वाले जो जनजातियां हैं उन्हें भी दिया जा सकता है। तो कम्युनिटीज़ को जब फॉरेस्ट दिया जाता है उसमें भी ध्यान रखा जाता है सस्टेनेबल, वो टिकाऊ हो, आगे चलकर उनका उपयोग किया जा सके। और जो कम्युनल फॉरेस्ट होता है उसमें मुख्य रूप से जो उत्पादन होता है वो होता है भोजन का, फूड का, या फिर होगा उनकी जलाऊ लकड़ी का। जो रोजमर्रा की आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए कम्युनल फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। कम्युनिटी को उसमें अधिकार दिया जाता है कि आप उनमें एक्सेस करके रखें। और ये जो जनरली होते हैं, ये जनरली होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में, प्रोटेक्टेड या रिजर्व एरिया में, जो वनों से लगे हुए जो क्षेत्र होंगे, वनों से लगे हुए जो क्षेत्र होंगे उसके आसपास, बिल्कुल बाउंड्री के पास में। जैसे ये रिजर्व एरिया है, ये रिजर्व एरिया है, तो इसके जो बाउंड्री के आसपास का एरिया होगा इसको दे दिया जाता है, कम्युनिटी को दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों का उत्पादन कर लें। ये पूरा रिजर्व है या प्रोटेक्टेड एरिया के फॉर्म में है। और अभी ये बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, या अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, बहुत रेयर जगह पर ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं राज्य के वन, स्टेट फॉरेस्ट। स्टेट फॉरेस्ट ये ध्यान रखेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट है हमारा, जो आज भी हमारे लिए चल रहा है लगभग 100 साल के बाद भी, जिसे 2018 में बदलने की बात कही गई थी लेकिन अभी बदला नहीं गया है। जो ड्राफ्ट आया था वो भी ड्रॉप हो गया। तो उसमें बात की गई थी विलेज फॉरेस्ट की, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की और रिजर्व फॉरेस्ट की बात की गई थी, जो 1927 में वर्णित हैं। ग्राम वन, प्रोटेक्टेड, संरक्षित वन और रिजर्व फॉरेस्ट, ये तीनों फॉरेस्ट आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं। बस अभी ध्यान रखना है 1927 के अधिनियम में इनका उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आते हैं और जो फॉरेस्ट आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य के आधार पर भी हम फॉरेस्ट लगाते हैं तमाम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिसमें सबसे पहला है फ्यूल फॉरेस्ट। फ्यूल फॉरेस्ट जो सबसे पहले प्लांटेशन किया गया था, हिस्ट्री में आपको पढ़ा है, चंगा मंगा जो फॉरेस्ट लगाए थे ब्रिटिशर्स ने, वो लगाए थे फ्यूल वुड के प्रोडक्शन के लिए, जिसमें शीशम का उत्पादन उनने अधिक किया था। तो फ्यूल वुड होंगे जब हम अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फॉरेस्ट अगर लगाते हैं, जलाने के लिए जो फॉरेस्ट हम लगाते हैं उन्हें कहा जाता है फ्यूल वुड। फॉर्म फॉरेस्ट्री, फॉर्म जो फार्म बनाए जाते हैं जिसमें हो सकते हैं बागान, उद्यान वगैरह, कुछ भी किसी भी प्रकार के फॉर्म में जब फॉरेस्ट्री की जाती है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप इसकी फसल लगाएं, तो वो फॉर्म फॉरेस्ट्री के फॉर्म में आ जाएगा। प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए, वनस्पतियों को प्रोटेक्शन देना या वन्य जीवों को प्रोटेक्शन देने के लिए, किसी के लिए भी जब किया जाएगा, फॉरेस्ट लगाया जाएगा तो उन्हें कहा जाएगा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोडक्शन या नेशनल, प्रोडक्शन और नेशनल ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोडक्शन उत्पादन के लिए या लकड़ी को इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिकली देखकर जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उन्हें कहा जाएगा प्रोडक्शन या नेशनल फॉरेस्ट। रिक्रिएशनल, वापस से क्रिएट करने के लिए, किसी स्थान पर ख़त्म हो गए, रीजनरेशन से लेकर चलेंगे हम, तो वो हो जाएगा रिक्रिएशनल फॉरेस्ट। तो उम्मीद है ये मोटे मोटे फॉरेस्ट, जनरली जो ऊपर जो फॉरेस्ट दिख रहे हैं, हाई फॉरेस्ट, कोपिस, इवन एज्ड, अनइवन एज्ड, नॉर्मल, एबनॉर्मल, प्योर, मिक्स्ड, इन पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट के आधार पर है, इसको आगे हम और देखेंगे। सोशल फॉरेस्ट्री में खासतौर से ज़्यादा ये देखने को मिलेंगे और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी ये देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है अभी जो पढ़ाया, जितना आज हमने डिस्कस किया, वो आपको आराम से अच्छे से क्लियर होगा। एक बार वापस से देख लो सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर, देन सिल्वीकल्चर की सिल्वीकल्चर और सिल्विक्स में डिफरेंस, देन उसके बाद हमने देखा
टाइप ऑफ प्लांट्स कहाँ से शुरू होता है, अगर बिल्कुल छोटे हैं उन्हें वनस्पति कहा जाएगा, उससे बड़े हो जाएंगे तो श्रब्स कहा जाएगा, जो हाइट 6 मीटर तक होगी। फिर उसके बाद पेड़ कब, जिनमें अच्छा स्टेम होगा उसे कहा जाएगा पेड़ 6 मीटर से ज़्यादा। बेल होंगी जिनको हटाने का ध्यान रखा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं पेड़ का विकास, सीड, सीडलिंग, सैपलिंग, पोल, देन ट्री। इसमें हाइट ध्यान रखेंगे 6 मीटर यहाँ पर और 1 मीटर इसकी, दोनों में से किसी का भी पूछा जाता है और ये लगभग सेम हाइट पे चलते हैं, बस ये प्लांटेशन के लिए तैयार होता है। फिर उसके बाद हमने देखा वर्जिन फॉरेस्ट ह्यूमन से अलग रहे हैं, इंटरफियर नहीं है। रोटेशन, बीज से लेकर फैलिंग तक का जो टाइम होगा वो रोटेशन कहलाएगा, प्लांट हो या अनप्लांट हो। एक्सोटिक, बाहरी स्पीसीज को एक्सोटिक कहा जाता है, जो मूल किसी भी स्थान पर जनरली नहीं पाई जाती हैं। रीजनरेशन, किसी भी तरह से फॉरेस्ट किसी भी वजह से हटा है उसको वापस लगाना, चाहे नेचुरली लगाएं या आर्टिफिशियली मीन्स से लगाएं। फिर उसके बाद आते हैं फॉरेस्ट के टाइप, जो रिसेंट अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आज जो पढ़ाया वो आपको क्लियर होगा। इसी तरह के सेशंस के लिए आप जुड़े रहें वेदांत एकेडमी से, आपको इसी तरह से लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू आज के लिए।